नमस्कार स्टूडेंट्स। एवोल्यूशन यानी विकास ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये तो जीवन की सबसे बड़ी, सबसे शानदार कहानी है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? हम सब इस कहानी का हिस्सा हैं। तो चलिए आज इस कहानी को अच्छे से समझते हैं, जो आपके बोर्ड और नीट एग्जाम्स के लिए भी बहुत बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि जीवन की एक कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है। इसके लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, अरबों साल पीछे, उस पल में जब इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। देखिए, धरती पर जीवन को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि हमारा ये घर यानी पृथ्वी और ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड आखिर बना कैसे। जरा कल्पना कीजिए, अरबों साल पहले की हमारी पृथ्वी, चारों तरफ उबलते ज्वालामुखी, आसमान में लगातार बिजली कड़क रही है और एक ऐसा वायुमंडल जिसमें आज की तरह फ्री ऑक्सीजन है ही नहीं। इसे हम रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कहते हैं। और मज़े की बात यह है कि यही माहौल जीवन के पनपने के लिए एकदम परफेक्ट था, क्योंकि ऑक्सीजन उन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को बनने से पहले ही खत्म कर देती जिनसे जीवन की शुरुआत होनी थी। तो यहीं पे आती है ओपेरन और हाल्डेन की क्रांतिकारी थ्योरी। उन्होंने कहा कि जीवन की शुरुआत स्टेप बाय स्टेप हुई। पहला कदम केमिकल एवोल्यूशन, मतलब समुद्र में मौजूद साधारण रसायनों से जीवन के लिए जरूरी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। फिर दूसरा कदम बायोजेनेसिस, जहां इन मॉलिक्यूल्स ने मिलकर जीवन के पहले रूप बनाए जो सेल्यूलर नहीं थे। और फिर आया तीसरा और आखिरी कदम करीब 2000 मिलियन साल पहले, जब पहला सेल बना। ये आइडिया तो कमाल का था, पर सवाल ये था कि क्या इसे कोई साबित कर सकता है। और इस सवाल का जवाब मिला 1953 में स्टैनली मिलर के इस शानदार एक्सपेरिमेंट से। उन्होंने लैब में एक फ्लास्क के अंदर अरबों साल पहले की पृथ्वी को फिर से बनाया। उन्होंने मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन जैसी गैसें ली, उसमें पानी की भाप डाली और फिर बिजली की कड़कड़ाहट की नकल करने के लिए इलेक्ट्रिक स्पार्क दिए। और जानते हैं एक हफ्ते बाद क्या हुआ? उस फ्लास्क में अमीनो एसिड्स बन गए थे। वही अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन बनाते हैं, जो जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इस एक एक्सपेरिमेंट ने ये साबित कर दिया कि हाँ, जीवन की शुरुआत प्राकृतिक रासायनिक प्रक्रियाओं से हो सकती है। तो कहानी तो हमने सुन ली, पर इसके सबूत क्या हैं? चलिए अब जरा सबूतों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि वैज्ञानिक इस कहानी के पन्नों को कैसे जोड़ते हैं। विकास का सबसे सीधा और मजबूत सबूत हमें मिलता है पत्थरों में दबे फॉसिल से, यानी जीवाश्मों से। ये फॉसिल्स एक तरह से धरती की डायरी के पन्ने हैं। चट्टानों की हर परत समय के एक अलग दौर को बताती है। जैसे जब हमें डायनासोर के जीवाश्म मिलते हैं तो ये हमें बताते हैं कि लाखों साल पहले पृथ्वी पर ऐसे विशाल जीव घूमते थे जो आज कहीं नहीं हैं। ये एक टाइम कैप्सूल की तरह है, जो हमें साफ साफ दिखाता है कि समय के साथ जीवन कैसे बदला है। अगला सबूत तो हमारे अपने शरीर के अंदर ही छिपा है। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। इंसान का हाथ, चीते का अगला पैर, वेल का फ्लिपर और चमगादड़ का पंख। बाहर से देखने में ये सब कितने अलग हैं और अलग अलग काम करते हैं, है ना? पर अगर आप इनकी हड्डियों की बनावट देखें, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, तो वो एक जैसी है। इस समानता को होमोलॉजी कहते हैं। और ये इस बात का जबरदस्त सबूत है कि हम सभी का कोई एक कॉमन पूर्वज जरूर था। ओके, अब ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन्स के बीच का अंतर। बाईं तरफ है होमोलोगस ऑर्गन्स, याद रखिए, स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन डिफरेंट, और ये एक कॉमन पूर्वज की निशानी है। दाईं तरफ है एनालॉगस ऑर्गन्स, जैसे तितली और पक्षी के पंख। यहाँ उल्टा है, फंक्शन सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट। दोनों ही उड़ने के काम आते हैं, पर उनकी बनावट बिल्कुल अलग है। मतलब उनका कोई करीबी कॉमन पूर्वज नहीं था। नेचुरल सिलेक्शन को हम काम करते हुए भी देख सकते हैं। इंग्लैंड के पेपर्ड मॉथ का एक क्लासिक उदाहरण है। देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले पेड़ साफ थे तो उन पर सफ़ेद पतंगे आसानी से छिप जाते थे और शिकारी पक्षियों से बच जाते थे। लेकिन जब फैक्ट्रियों के धुएं से पेड़ काले हो गए तो पासा पलट गया। अब काले पतंगे छिपने लगे और उनकी संख्या बढ़ गई, जबकि सफ़ेद वाले आसानी से शिकार होने लगे। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि माहौल कैसे तय करता है कि कौन बचेगा और कौन नहीं। अच्छा, अब एक और दिलचस्प आइडिया को समझते हैं कि कैसे एक ही पूर्वज से कई सारी नई प्रजातियां बन सकती हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं एडैप्टिव रेडिएशन, और इसका सबसे फेमस उदाहरण है डार्विन की फिंचेस। जब डार्विन गैलापागोस आइलैंड्स पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कई तरह की फिंच थीं, पर वो सब एक ही पूर्वज फिंच से निकली थीं। हुआ ये कि वो एक ही प्रजाति अलग अलग द्वीपों पर गई और वहां की अलग अलग खाने के हिसाब से उनकी चोंच बदल गई। किसी की चोंच बीज तोड़ने के लिए मोटी हो गई तो किसी की कीड़े पकड़ने के लिए पतली और नुकीली। एक ही प्रजाति से कितनी सारी नई प्रजातियां बन गई। ठीक है, हमने सबूत देख लिए, उदाहरण भी देख लिए,
पर ये सब होता कैसे है? वो कौन सी ताकत है, वो कौन सा इंजन है जो इस बदलाव को चलाता है? इसका सबसे बड़ा जवाब दिया चार्ल्स डार्विन ने। उनके 2 मेन आइडियाज थे। पहला ब्रांचिंग डिसेंट, यानी हम सब एक कॉमन पूर्वज की शाखाएं हैं, और दूसरा नेचुरल सिलेक्शन। ये कहता है कि जीवों में छोटे छोटे बदलाव होते रहते हैं। जो बदलाव उन्हें अपने माहौल में बेहतर तरीके से जीने और बच्चे पैदा करने में मदद करते हैं, वो अगली पीढ़ी में पास हो जाते हैं। इसी को फिटनेस कहते हैं। ये कोई 6 पैक एब्स वाली फिटनेस नहीं, बल्कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी माहौल के लिए सबसे फिट होना। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ह्यूगो डी व्रीज नाम के एक साइंटिस्ट का विचार डार्विन से थोड़ा अलग था। जहां डार्विन ने कहा कि विकास धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से होता है, वहीं डी व्रीज ने कहा नहीं, विकास बड़े, अचानक और दिशाहीन बदलावों से होता है, जिसे उन्होंने म्यूटेशन कहा। उन्होंने इस प्रक्रिया को सॉल्टेशन नाम दिया, जिसका मतलब है एक ही पीढ़ी में एक बड़ी छलांग, जिससे शायद एक नई प्रजाति ही बन जाए। अब चलिए इवोल्यूशन को थोड़ा मैथ्स के नज़रिए से देखते हैं। घबराइए नहीं, ये बहुत सिंपल है। और हाँ, ये टॉपिक एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल असल में एक आइडियल सिचुएशन की बात करता है। ये कहता है कि अगर किसी आबादी में कुछ शर्तें पूरी हों, तो वहाँ जीन्स या एलील्स की फ्रीक्वेंसी पीढ़ी दर पीढ़ी कभी नहीं बदलेगी। दूसरे शब्दों में, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रही, तो मतलब इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। ये एक तरह से नो इवोल्यूशन की बेसलाइन है। और इस आइडियल सिचुएशन, इस संतुलन को हम इस सिंपल सी एल्जेब्रिक इक्वेशन से दिखाते हैं। p² + 2pq + q² = 1। यहाँ p और q आबादी में 2 अलग-अलग एलील्स की फ्रीक्वेंसी है। ये इक्वेशन हमें बताती है कि एक स्थिर आबादी में जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। पर असल दुनिया तो आइडियल है नहीं, है ना? असल दुनिया में हार्डी-वाइनबर्ग संतुलन कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये 5 विलन्स हैं जो हमेशा इस संतुलन को बिगाड़ते रहते हैं। जीन फ्लो, यानी आबादी का आना जाना। जेनेटिक ड्रिफ्ट, यानी बाय चांस होने वाली घटनाएं। म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और सबसे बड़ा विलन नेचुरल सिलेक्शन। जब भी इनमें से कोई एक भी फैक्टर काम करता है, तो संतुलन बिगड़ जाता है और इवोल्यूशन होता है। अब ये जो नेचुरल सिलेक्शन है, ये भी 3 अलग-अलग तरीकों से काम कर सकता है। इस ग्राफ को देखिए, ये बहुत आसान बना देगा। पहला है स्टेबलाइजिंग, जिसमें बीच वाले यानी एवरेज लोग सेलेक्ट होते हैं। दूसरा है डायरेक्शनल, जिसमें आबादी एक दिशा की तरफ शिफ्ट होती है। और तीसरा है डिसरप्टिव, जो दोनों एक्सट्रीम्स को सेलेक्ट करता है और बीच वालों को हटा देता है, जिससे शायद 2 नई प्रजातियां बन जाएं। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, हमारी अपनी कहानी, इंसानों के विकास की कहानी। हमारी यात्रा शुरू हुई करीब 15 मिलियन साल पहले ड्रायोपिथेकस जैसे हमारे पूर्वजों से। फिर आए ऑस्ट्रेलोपिथीसिन, जो सीधे खड़े होकर चल सकते थे। इसके बाद आए होमो हैबिलिस, जिन्होंने पहली बार पत्थर के औजार बनाए। फिर होमो इरेक्टस, जिनका दिमाग काफ़ी बड़ा था। और फिर कई पड़ावों के बाद लगभग 75,000 साल पहले अफ्रीका में हम यानी होमो सेपियंस का उदय हुआ। और ये विकास हमें सबसे साफ कहाँ दिखता है? हमारी खोपड़ी में। जरा एक इंसान और एक चिंपांजी की खोपड़ी को देखिए। हमारे दिमाग का साइज कितना बड़ा है और हमारा चेहरा कितना सपाट है। ये बदलाव सिर्फ शक्ल के नहीं है, ये बड़े और बेहतर दिमाग, सोचने की क्षमता और भाषा के विकास से जुड़े हैं। यही वो चीज़ें हैं जो हमें इंसान बनाती हैं। तो हमने अपने अतीत की कहानी तो देख ली, लेकिन हमारे विकास का भविष्य क्या है? क्या इंसानों का इवोल्यूशन अब रुक गया है, या ये आज भी चुपचाप चल रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा। इसी विचार के साथ हम ये एक्सप्लेनर यही खत्म करते हैं। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि विकास की कहानी कभी खत्म नहीं होती। आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।